इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ठीक है, ये 1819 है। इसको हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 1819 के अंदर ओरेस्टेड नामी एक फिजिक्स का टीचर था कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के अंदर। वो अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा था करंट के बारे में। तो 1819 के अंदर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, शागिर्दों के सामने, ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक्सीडेंटली ऑब्जर्व की गई थी। इसलिए हम इसको कहते हैं कि बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये बेटा हमारे पास 1819 को हम कहते हैं बर्थ ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर क्या हुआ था कि इस तरह से एक टेबल थी, टेबल के ऊपर ओरेस्टेड जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था अबाउट करंट। उसका एक वायर थी, वायर के अंदर एमीटर या गैल्वानोमीटर लगा हुआ था और उसमें से वो आप कह लें कि इस तरह से करंट फ्लो करवा के उसी के ऊपर कोई करंट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे करंट के बारे में। उसी टेबल के ऊपर कुछ किस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, उसी टेबल के ऊपर एक कंपास पड़ा हुआ था। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपास एक छोटा सा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 1819 के अंदर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ओरेस्टेड ने यह बात महसूस की कि जैसे ही कंडक्टर में करंट पास करवाया जाता है तो जो ये कंपास नॉर्थ की तरफ है वो घूम के कंडक्टर की तरफ आ जाता है। ठीक है, उसने ये फिनोमेना जब महसूस की कि करंट जैसे ही कंडक्टर से गुजरता है, उस कंडक्टर के पास में पड़ा हुआ जो कंपास होता है उसका जो नीडल होता है, जो पॉइंटर होता है, जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसने ये सोचा कि जो कंपास है वो तो हमेशा ऐसी चीज के साइड में डिफ्लेक्ट करता है जो मैग्नेट होती है। अब करंट जब कंडक्टर से गुजरता है तो वो कंडक्टर की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, करंट बंद किया जाता है तो वो वापस नॉर्मल हो जाता है, जैसे अर्थ के हिसाब से होता है वैसे ही हो जाता है। तो ये एक ऐसी फिनोमेना थी जो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना थी और जो तब उस वक्त अननोन फिनोमेना थी कि जब किसी भी चीज से करंट गुजरता है तो कंपास उस कंडक्टर की तरफ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट गुजरने की वजह से वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि फिर करंट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये डिस्कवर की थी ओरेस्टेड ने 1819 के। मकसद 1819 के अंदर ये तय हुआ
कि जो चीज भी करंट जिसमें से भी गुजरेगा वो चीज मैग्नेट बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है, तो जब तक उनके अंदर करंट फ्लो करता है तब तक वो मैग्नेट। ये जो बार वापडा की लाइनें लगी होती हैं, इनमें भी जब करंट गुजरता है तो ये क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। तो आप कहोगे कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, के करंट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिस्कवर हुआ था 1819 के अंदर। इसके बाद इसके ऊपर एम्पियर ने और मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और ये परखने की कोशिश की कि आखिरकार करंट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो चीजों को मैग्नेट बना देता है। तो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज डिस्कवर हुई और ये प्रॉपर्टी तब तक अननोन थी और ये पता लगा कि एक्चुअली ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि जब चार्ज मूव करती है तो मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी तब तक जो है वो अननोन थी कि चार्ज जब मूव करती है तो मैग्नेट बन जाती है। और जब किसी चीज से करंट गुजरता है तो उसमें चार्जेस का फ्लो होता है और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। एक्चुअली कंडक्टर मैग्नेट नहीं बनता, कंडक्टर के अंदर फ्लो करती हुई चार्जेस जो होती हैं वो मैग्नेट बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो मूविंग चार्जेस होती हैं, मूविंग चार्ज बिकम्स मैग्नेट, कि मूविंग चार्ज होती है वो मैग्नेट बन जाती है। अब अगर इस बात को हम देखते हैं तो आप इस बात के खिलाफ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं अगर आपका दिमाग काम करे तो। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि सर हमने तो 13 चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन तो मिलियन मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर विद द थर्मल वेलोसिटी। तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन ने उस कंडक्टर को क्यों मैग्नेट नहीं बनाया, चार्जेस तो वही है। तो बेटा इसका जवाब ये है कि उस वक्त चार्जेस की नेट वेलोसिटी जीरो थी। जितनी चार्जेस एक साइड पे जा रही थी उतनी चार्जेस दूसरी साइड पे जा रही थी। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बना रखा है कंडक्टर के अंदर, जितनी चार्जेस एक साइड पे जाती है उतनी दूसरी साइड पे दोनों एक दूसरे की एक मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे उसको न्यूट्रल बना देते हैं। तो वो बराबर होते हैं, इसलिए मैग्नेट जो होता है, चार्जेस मैग्नेट ही होती है, चार्जेस मूविंग चार्जेस मैग्नेट ही होती है, लेकिन ओवरऑल कंडक्टर को वो मैग्नेट बनने नहीं देती, क्योंकि एक अगर एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो दूसरी साइड पे मूव करती हुई इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज करती है। वैसे भी जब रैंडम मोशन में चार्जेस होती है तो नेट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, जीरो। मकसद जैसे चार्जेस तो मूव ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। दूसरी बात कि फिर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं ये एटम को मैग्नेट क्यों नहीं बना रहे। अगर एटम मैग्नेट बनता है तो फिर तो हर चीज को मैग्नेट होना चाहिए, फिर सिर्फ परमानेंट मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट होता है, बाकी तो मैग्नेट नहीं होते। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा है जो ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स वगैरह आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसमें आपने पढ़ा है कि जितने इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं उतने ही एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी बंदोबस्त कर रखा है कि जितने क्लॉकवाइज होते हैं उतने एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, तो फिर वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और एटम सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, एटम इज आल्सो मैग्नेटिकली न्यूट्रल। एटम मैग्नेटिकली भी न्यूट्रल होता है, लेकिन जब एटम आयन बन जाता है, अगर
आयोनाइजेशन हो जाती है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो फिर आप कहेंगे सर फिर जो परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर क्या होता है? ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर क्या होता है? ये डोमेन्स वगैरह है। ये आगे पढ़ते हैं कि फिर परमानेंट मैग्नेट क्यों मैग्नेट होता है, या फिर आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनको क्या होता है कि जब ये मैग्नेट के पास आते हैं, ये आयरन, निकल और कोबाल्ट जब मैग्नेट के पास आते हैं तो मैग्नेट बन जाते हैं, इसलिए वो मैग्नेट बन के अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उनको दूर ले जाते हैं तो न्यूट्रल बन जाते हैं। ठीक है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। आयरन, निकल और कोबाल्ट ये ऐसे मटेरियल्स हैं जितनी तेजी से, ये तेजी से बदलने वाले मटेरियल्स हैं। ये बहुत तेजी से मैग्नेट बनते हैं, बहुत तेजी से न्यूट्रल बन जाते हैं। ये आगे डिस्कस करेंगे इनके रीजंस। बहरहाल ये बात डिस्कवर हुई कि मूविंग चार्ज मैग्नेट होती है और जब करंट फ्लो करता है ना तो सब चार्जेस की वेलोसिटी जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती, वो पर सेकंड। इसलिए सब इलेक्ट्रॉन जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स कंबाइन होकर एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और नतीजे में कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो कंडक्टर के मैग्नेट होने का जो रीजन है वो क्या होता है? मूविंग चार्ज। ठीक है, अब ये जो मूविंग चार्ज है ये मैग्नेट बन जाती है। अब ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिज्म का जो रीजन है वो ओनली मूविंग चार्ज। अंदर कौन सी मूविंग चार्ज कि वो मैग्नेट बन जाती? अर्थ के अंदर जो अर्थ का सेंटर है जिसको कोर, इनर कोर कहते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो उसके अंदर जितने भी मटेरियल है उनके इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियाई अलग हो चुके हैं। जमीन का जो बीच वाला हिस्सा है ना उसके अंदर जितनी भी चीजें है ना वो वेपर्स की सूरत में। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि जमीन का जो सेंटर है ना वो दोज़ख है। उसके अंदर इतना टेम्परेचर है कि जितनी चीजें भी हैं वो आयोनाइज्ड, हाईली जो है वो, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट के अंदर है। प्लाज्मा स्टेट का मकसद है इतना टेम्परेचर है कि वहां पे जितनी भी चीजें, उनके एटम के न्यूक्लियस अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल चुके। क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर देते हैं ना, हीट देते हैं ना, तो थर्मल एजिटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है ऑर्बिट से। और वो जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लाउड्स बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर उधर घूम रहे होते हैं जो करंट्स बनाते हैं, और उन्हीं करंट्स की वजह से अर्थ मैग्नेट। ठीक है, तो नेचर का सिस्टम देखें कितना बैलेंस्ड है कि अगर वो नहीं होते तो आप मर जाने थे तब तक जो है वो, अगर वो खत्म हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर रुक जाए तो आप मेरे ख्याल में थोड़ी देर के अंदर जो है वो जल बसेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो बहरहाल मूविंग चार्ज जो होती है वो क्या बन जाती है? मैग्नेट होती है। अब आ जाते हैं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, कि अगर कोई भी चीज मूविंग चार्ज मैग्नेट बन जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। आप करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आइसोलेटेड मूविंग चार्ज, जो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज होती है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है देखें। आइसोलेटेड चार्ज का मकसद ये होता है कि सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये मूव करती है, इसकी वेलोसिटी का सपोज करें ये डायरेक्शन है, तो मूविंग चार्ज जो होगी वो मैग्नेट बन जाएगी। जैसे अल्फा होता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर निकलता है, बीटा नेगेटिव होता है, बीटा पॉजिटिव होता है।
प्रोटॉन निकलता है। कोई भी चार्ज है जब इस तरह शूट आउट होती है किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी एटम से, वो आइसोलेटेड चार्ज बनती है। तो आइसोलेटेड चार्ज जो होती है ना, वो मैग्नेट बनती है। आइसोलेटेड मूविंग चार्ज मैग्नेट बनती है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो सर्कुलर शेप की होती है। तो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज को दो फील्ड्स होती हैं। आइसोलेटेड आइसोलेटेड मूविंग चार्ज तीन फील्डें होती हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस नहीं करेंगे, हम दो फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करें ये आइसोलेटेड चार्ज है। बेटा ये जो इंजीनियरिंग वाले हैं ना, इनमें से किसी एक को बुला ले, काम है इनसे, एक को बुला ले। तो बेटा ये जो होती है, सपोज करें आपके पास आइसोलेटेड मैग्नेट चार्ज है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होता है। इसको बुला ले बेटा। इनको के इधर मार्कर नहीं है, सर ने मार्कर रखा होगा ना, वो इनको वाला वो नहीं है। तो देखिए बेटा, अगर इस तरह से हम देखते हैं, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, ये हम पढ़ चुके बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है बेटा? चार्ज पे। तो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा ऐसे, और इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर शेप की है बेटा। तो आप कहोगे कि बी का शेप कौन सा होता है बेटा? सर्कुलर होता है। आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। अब अगर सर्कुलर होता है तो मैग्नेट कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, मैग्नेट के तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है? और मोस्टली बहुत सारी चीजों की मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर शेप हो। जब मैग्नेटिक फील्ड का शेप सर्कुलर होगा तो पता कैसे लगेगा? तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये जो सर्किल होता है या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जहां पे ये सर्किल एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो उसकी नॉर्थ वाली साइड होगी, और जहां पे क्लॉकवाइज होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी बेटा? साउथ वाली। टाइम क्या हो बेटा? एंटी क्लॉकवाइज बेटा। एंटी क्लॉकवाइज जो होती है बेटा, ये नॉर्थ पोल को जाहिर करती है, और क्लॉकवाइज जो होती है बेटा, क्लॉकवाइज किसको जाहिर करती है बेटा? साउथ पोल को। अब इसका हमें कैसे पता लगेगा कि ये, अभी मैं कैसे पता लगाऊं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और जो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल होता है बेटा, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल बेटा, ये जो होता है ये होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। नहीं है क्या बेटा? मार्कर नहीं है? इंक वाला होता है ना, बोर्ड में सर करते हैं ना, नीचे होगा, प्यान से ले ले। व्हाइट बोर्ड में लिखने वाला होता है ना बेटा, इनको कहे प्यान से ले आएंगे नीचे से।
तो पता कैसे लगेगा बेटा? ये दे दे बेटा, ये नजर नहीं आएगा, ब्लैक नहीं है, ब्लैक किसके, ये नजर नहीं आएगा क्योंकि पेज के दोनों साइड पे जो नजर है, ब्लैक हो तो काम चल जाएगा। पेज दे दे बेटा, एक रफ पेज। ये इसमें हाईलाइट नहीं, ये भी नहीं काम है, हाईलाइटर नहीं देगा बेटा, नहीं होगा वो, लाइनें दिखानी है ना, वो नहीं होगा, वो शेड नहीं आएगा। हाँ, ये दे दो। अब देखिए बेटा, ये पता कैसे लगता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ये राइट हैंड ग्रिप रूल होता है, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल। बेटा राइट हैंड ग्रिप रूल ये होता है, थंब डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको हम करते हैं बेटा, कि ये पता कैसे लगता है। आप इसको इस तरह से देखेंगे बेटा, ये दे दे बेटा उसको वापस। देखिए बेटा, ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाई है। ठीक है, ये आप लोगों की तरफ आ रही है, पता नहीं बाहर कैमरा में किस तरह से नजर आ रहा है, शायद उल्टा नजर आया आपको। देखें, ये आपकी तरफ आ रही है बेटा। ठीक है, आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो पॉजिटिव की नजर आ रही है वो किस तरह आ रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव जो है वो आपको क्लॉकवाइज नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने बनाई उल्टी है, मुझे दे दें, वो मार्कर दे दें, एक पेज दे दें, मैंने उल्टा बनाया बेटा इसका, मेरी मिस्टेक है। ठीक है, बातें नहीं करे बेटा, ये इतने ज्यादा डायरेक्शंस बनेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि मसला कहां से किस तरफ जाएगा। देखिए बेटा, अब आप देख लें इसको, पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा ये आपकी तरफ आ रही है, और निगेटिव चार्ज भी आपकी तरफ आ रही है, मीन्स ये इस तरफ आ रही है और ये भी इस तरफ आ रही है। तो आपको ये लाइनें कैसे नजर आ रही है बेटा, इसकी बेटा आपको पॉजिटिव चार्ज की एंटी, इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है थंब, और ये फिंगर किस तरफ है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। और ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज अगर आपकी तरफ आ रही है तो इसकी लाइनें कैसे नजर आएंगी बेटा, क्लॉकवाइज नजर आएंगी। ठीक है, ये आपकी तरफ आ रही है बेटा, तो आपको पॉजिटिव की क्या नजर आती है, एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव की क्लॉकवाइज। यही चार्ज अगर मेरी तरफ आ रही है तो वही लाइनें आपको कैसे नजर आ रही। ठीक है, शेड नजर आ रहा है ना बेटा, पॉजिटिव की कैसे नजर आ रही, क्लॉकवाइज, और नेगेटिव की कैसे आ रही, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वही चार्जेस आपकी तरफ आती है, तो वही लाइनें, मैंने डबल लाइनें नहीं बनाई, मैंने सिर्फ एक साइड पे बनाई, दूसरी साइड पे उसका क्या है, शेड। ठीक है, तो
जब पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आती है ना तो उसकी लाइनें आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है, मींस वो जो फेस आपकी तरफ आ रहा है ना वो नॉर्थ है। और अगर निगेटिव चार्ज जब आती है ना आपकी तरफ तो वो जो आपको लाइनें नजर आएंगी वो क्या आएंगी, क्लॉकवाइज। तो वो जो फेस आपकी तरफ आ रहा होगा ना वो कौन सा होगा, उसका साउथ होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, मुझसे तो दूर जा रही है ना, मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आ रही है। वही लाइन जो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए आपकी तरफ आ रही है ना तो ये आपको क्या नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। मुझे यहाँ से क्या नजर आ रही, क्लॉकवाइज नजर। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और टू वर्ड्स है बेटा, तो ये जो होंगी ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। अगर निगेटिव चार्ज है और टू वर्ड्स है तो ये जो होगा ये साउथ पोल होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है और अवे है तो साउथ पोल, आपसे दूर जा रही है तो वो जो भी आपको नजर आ रहा है जाते हुए वो साउथ है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज ये अवे जा रही है तो जो भी आपको नजर आएगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। ठीक है, कल डिस्कस